Welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of lectures for computer science for 9th class, we are studying unit number 1 and today we are going to discuss about lecture number 8. So far हमने 3 मेजर टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के। आज हमने लास्ट के 2 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। लेक्चर के एतबार से ये हमारा आज का आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अच्छा, आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास उसमें बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है हमने, छोटा सा एक टॉपिक है। उसके बाद फिर एक डिटेल टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हमने सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करनी है। 2 किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो दिस लेक्चर इज बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। तो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि कंप्यूटर को समझने के लिए इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन। इंसान भी बुनियादी तौर पर 4 किस्म के काम करता है, इसी तरीके से कंप्यूटर भी 4 काम करता है। इंसान 4 बुनियादी काम क्या करता है? पहले वो किसी भी चीज का इनपुट लेता है। मिसाल के तौर पर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर कोचिंग सेंटर, सो ये मैंने इनपुट लिया थ्रू माई ईयर्स, अपने कान की मदद से। अपने दिमाग में मैं उसको प्रोसेस करूंगा और उसका मैं आउटपुट दे दूंगा। और चौथा काम मैं जो ऑप्शनली कर सकता हूँ, मैं वो ये सवाल याद कर सकता हूँ कि मुझसे किसने क्या सवाल पूछा था, मैंने क्या जवाब दिया था। दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। सेम इज द केस विद कंप्यूटर। यहाँ पे भी पहला काम होता है हमारे पास इनपुट। और इनपुट जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से लिया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर में इनपुट लेने के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। आप कीबोर्ड के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं और माउस के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू जो भी इनपुट लिया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होता है, जबकि माउस से जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो वो पॉइंट करके इनपुट देता है। इसके अलावा हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भी सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। दूसरा काम क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। जो भी चीज इनपुट दी जाती है उसको प्रोसेस किया जाता है। जो भी डेटा दिया जाता है उसको प्रोसेस करके उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में लाया जाता है, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इसमें दो दो बुनियादी काम किए जाते हैं। या तो कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तीसरी चीज स्टोरेज है कि हो सकता है कि मुझे जो जो इनपुट दिया गया है, जो उसको मैंने प्रोसेस किया है, हो सकता है कि मुझे उसको सेव भी करना पड़े अपने पास। और सेव करने के 2 मैकेनिज्म से पीछे पड़कर आ चुकी हैं। या तो वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर करना होगा, या हमें परमानेंट तौर पे स्टोर करना होगा। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस के नाम यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, यानी कि रैम। और अगर आपने उसको चाहते हैं कि आप परमानेंट स्टोर कर लीजिए, तो यू नीड टू यूज रोम एंड हार्ड डिस्क, और बाकी दूसरी जो डिवाइसेस होती हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा काम जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। और इंसान भी यही काम करता है कि पहले इनपुट लिया, प्रोसेस करा, फिर उसके बाद आउटपुट देता है। तो आखिरी काम यहाँ भी आउटपुट ही है। तो जो भी कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करी है, और जो उसका रिजल्ट देगा, वो उसका आउटपुट कहलाता है। अच्छा, आउटपुट जो है वो बुनियादी तौर पर 2 किस्म के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी होता है और एक हार्ड कॉपी होता है। जो भी आपका आउटपुट डिजिटल फॉर्म में आता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो भी आउटपुट आपका प्रिंटेड फॉर्म में आता है हम लोग उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, जो कि परमानेंट फॉर्म होती है। अच्छा, आउटपुट जो है वो हो सकता है कि आप मॉनिटर स्क्रीन पे दे सकते हैं, या फिर आप हो सकता है कि स्पीकर्स के थ्रू सुन सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पास आपको जो आउटपुट है वो पेपर की फॉर्म में मिल जाए। तो ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। तो यानी कि मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, उसको बेसिकली सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ और मैं वहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, तो बेसिकली मैं उसको इंस्ट्रक्शन ही दे रहा हूँ कि जो चीज़ मैं कीबोर्ड के थ्रू प्रेस कर रहा हूँ तुम उसको लिख के दिखाओ। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऑडियो या वीडियो फाइल चलाऊं। अगर मैं एडोब फोटोशॉप रन करता हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि तस्वीरों को एडिट किया जाए। यानी कि मैं जो इंस्ट्रक्शंस उसको दूंगा, उसको वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, तो कंप्यूटर प्रोग्राम की एक शॉर्टकट फॉर्म है या फिर जनरल टर्म इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के लिए। अच्छा, 2 किस्म के हमारे पास बुनियादी सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, अगेन आप इसको इंसान से समझ लीजिए। इंसान के पास भी 2 किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर को चलाने के काम आते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे मिसाल मिसाल दे रहा हूँ खाली ना, कि सांस लेना आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। दिल का धड़कना आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको सांस नहीं आएगी या आपका दिल नहीं धड़केगा, तो आपका ये हार्डवेयर काम का नहीं रहेगा, ये किसी भी काम का नहीं है, इसका इंतकाल हो जाएगा। तो इसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे हमारे पूरे मैं कंप्यूटर के एतबार से बात करूं,
कंप्यूटर की तमाम फंक्शंस को, तमाम एक्टिविटीज को चलाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है जी। और ये जितने भी हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उसको उसको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल जो है वो आपकी विंडोज है बेसिकली। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज मौजूद ना हो तो यकीन जानिए आपका लैपटॉप किसी भी काम का नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन शामिल होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। चार चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया था, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ये आपके सिस्टम की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको उनको मास्टर करता है, उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर आपने कभी टास्क बार खोला हो तो उसमें तमाम चीजें लिखी हुई आ रही होती हैं कि कौन सी चीज कितनी रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है। वैसे मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर देता हूँ, तो जो गूगल क्रोम है वो आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम या इवन के आपके मोबाइल फोन पे सबसे ज्यादा हैवी होता है। सबसे ज्यादा स्टोरेज, सबसे ज्यादा मेमोरी आपकी वही खा रहा होता है। ठीक है जी। आप किस प्रोग्राम को, आप एक तरफ आप गेम भी खेल रहे हैं, एक तरफ आप गाने भी चला के बैठे हुए हैं, पीछे आपका व्हाट्सएप भी चल रहा है, पीछे आपका इंस्टा भी चल रहा है, तो किस चीज को कितनी रिसोर्स देनी है, ये सारी चीजें डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अच्छा, फिर ये एक इंटरफेस भी जो है ना वो यूं समझ लीजिए एक ब्रिज के तौर पे काम करता है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान में। देखिए, मैं रैम से कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकता हूँ, मैं रोम से, मैं हार्ड डिस्क से, मैं यूएसबी से कैसे फायदा उठा सकता हूँ, ये मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मैं यूएसबी लगा के बैठ जाऊंगा, और मेरे पास अगर विंडोज नहीं है, मेरा मेरा मोबाइल फोन, मतलब एंड्रॉइड या आईफोन काम नहीं कर रहा, तो यकीन जानिए वो किसी भी काम की चीज नहीं है। वो डब्बा, यानी कि मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, या जो लैपटॉप है आपका, वो किसी भी चीज का, किसी भी चीज की उसका कोई फायदा नहीं है अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ना हो। कंप्यूटर के एतबार से बात की जा रही है तो विंडोज और लिनक्स ये दो मशहूर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसके अलावा हम लोग मोबाइल फोन पे एंड्रॉयड भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग आईफोन भी इस्तेमाल करते हैं। iOS जो है वो बेसिकली आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी चीज है डिवाइस ड्राइवर्स। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर्स को समझने के लिए आप एक मिसाल सुनिए। तौर पर मैं एक गाड़ी खरीद के लेकर आया हूँ, बड़ी, लेट सपोज मैं कोई मर्सिडीज लेकर आ गया हूँ, और अब मैं मुझे गाड़ी चलानी तो नहीं आती, लेकिन गाड़ी मेरे पास खड़ी हुई है। अब मैं सुबह सुबह जो है वो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ या किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, और मैंने देखा कि हाँ ठीक है, मेरे गैराज में गाड़ी खड़ी हुई है। मैंने देख के बहुत मुस्कुराया और जाके दोबारा बस में बैठकर ट्रेवल करने लगा। एंड द रीजन इज दैट कि गाड़ी तो आ गई है, ड्राइवर नहीं है मेरे पास। तो यकीन जानिए वो गाड़ी किसी भी काम की नहीं है, वो सिर्फ एक शो पीस हो सकता है, इसके अलावा इसकी और कोई वक़्त नहीं है। ठीक है जी। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मेरे रूम में एसी लगा हुआ है और उस एसी को चलाना मुझे नहीं आता, तो वो एसी किसी भी काम का नहीं है। लैपटॉप है मेरे पास लेकिन चलाना मुझे नहीं आता, मोबाइल फोन है मेरे पास, चलाना मुझे नहीं आता। तो आपको मैं खाली मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो डिवाइस ड्राइवर का मतलब ये है कि वो डिवाइस को चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आपके पास लैपटॉप तो है लेकिन उसमें साउंड नहीं आता, हालांकि आपके पास साउंड की डिवाइस मौजूद है, साउंड का कार्ड लगा हुआ है आपके पास, लेकिन उसका ड्राइवर आपने इंस्टॉल नहीं किया, तो क्या होगा? आप उस फंक्शनैलिटी से महरूम रह जाएंगे। अब तो खैर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं। आप जब विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो वो ड्राइवर्स खुद ब खुद जो है ना वो लोड कर देता है। पुराने ज़माने में ये मसला होता था कि आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते थे और उसके बाद आपको तमाम ड्राइवर्स अलग से इंस्टॉल करने पड़ते थे। अगर आप उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर डिवाइस का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। जैसे मिसाल के तौर पर आज आपने विंडोज़ करी तो आपका वाईफाई का ड्राइवर खुद ब खुद इंस्टॉल हुआ हुआ होता है, आप आराम से इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आप विंडोज को इंस्टॉल करते थे, आप ऑडियो का ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करते थे। जब तक आप ऑडियो का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे आपके कंप्यूटर में से आवाज नहीं आया करती थी। अगर आप लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे आप इंटरनेट की सहूलत से महरूम रहेंगे। सेम इज द केस विद वीडियो ग्राफिक्स। वीडियो ग्राफिक्स का भी ड्राइवर आया करता था, अगर आपने वीडियो ग्राफिक्स का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया तो आपको अच्छे ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है कि जितनी भी हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस हैं उनको चलाता है ड्राइवर्स की मदद से। ठीक है जी। कुछ डिवाइसेस हमारी प्लग इन प्ले होती हैं, जैसे आजकल देखें आप माउस की बोर्ड लेकर आए, यूएसबी पोर्ट होती है, ये यू जस्ट प्लग इन और आपकी वो डिवाइस चलने शुरू हो गई है। सेम इज द केस विद योर, आजकल के मैं बता रहा हूँ ना फिर दोबारा से, ये जो जितने भी अब आजकल के सिस्टम्स आ रहे हैं वो सब प्लग इन प्ले हैं। आप स्पीकर खरीद कर लेकर आए और आपने उसको अपने डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, यानी कि अपने लैपटॉप से या मोबाइल फोन से कनेक्ट कर दिया और वो चलना शुरू हो गए। सेम इज द केस विद प्रिंटर, प्रिंटर के अंदर भी यही होता है। आपने प्रिंटर कनेक्ट तो कर दिया लेकिन अगर आपके पास उसका ड्राइवर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा।
ठीक है जी, ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अच्छा, ये यूटिलिटी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी आपके कंप्यूटर की बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपके पास जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ये ढके छुपे अल्फाज में बताऊं मैं आपको, तो ये आपके बैक बैक स्क्रीन जो होते हैं ना, वो वाला काम कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो ऑल्दो के वो हम इंस्टॉल नहीं करते, लेकिन वो विंडोज के साथ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है, और वो हमारे कंप्यूटर को सेफ गार्ड कर रहा होता है, वो हमें वायरसेस से और हैकर से बचा रहा होता है। इसी तरीके से हार्ड डिस्क के कुछ टूल्स हैं, वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स का पार्ट होते हैं, जिसमें डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होती है। हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को जो है वो तेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इस तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और टूल भी होता है, एक और यानी यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड को तेज करता है बाय डिलीटिंग द अननेसेसरी फाइल्स। ठीक है जी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, इसकी भी आप जिंदगी से मिसाल ले लीजिए कि वी आर पाकिस्तानीज, और हम लोग जो जबान बोलते हैं वो उर्दू जबान है। अगर मुझे चाइना में जाना पड़ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू हैव अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर ओवर देयर। मैं चाइनीज सिर्फ सीखूं इस मकसद के लिए कि मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, तो ये काफी महंगा सौदा है। तो बेहतर ये कि मैं वहां पे जाके कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर हायर कर लूँ। अच्छा, अब उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर खासियत क्या होनी चाहिए कि उसको एक तो मेरी जबान समझ में आए, और दूसरी जो जिस मैं कंट्री में गया हूँ उसकी जबान समझ में आए। लेट्स सपोज अगर मैं चाइना गया हूँ तो उस ट्रांसलेटर को उर्दू भी आनी चाहिए और उसको चाइनीज भी आनी चाहिए। अच्छा, आप कंप्यूटर के हवाले से आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज बेस किस पे करती है, बाइनरी नंबर्स के ऊपर। और बाइनरी नंबर्स में कौन से नंबर्स होते हैं, 0 एंड 1। लेकिन अगर आप गौर कर लीजिए कि ना तो आपने और ना ही मैंने आज तक कंप्यूटर को 0 या 1 के फॉर्मेट में इनपुट दिया है। हम तो उस पे कीबोर्ड के थ्रू इतनी सारी कीज हैं, यानी कि जो इंग्लिश जबान में इनपुट हम देते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि मैंने तो उसको इंग्लिश जबान में इनपुट दिया है, अब वो उसको ट्रांसलेट कैसे करेगा 0 एंड 1 की फॉर्म में, वो करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की मदद से। तो बेसिकली दो डेफिनेशन समझा देता हूं मैं। अ लैंग्वेज विच इज नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड high level language, and a language which is near to the machine language is called low level language। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता क्या है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास तीन किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर बहुत आसान सी बात है। असेंबलर क्या करता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं असेंबलर। ठीक है, जो अब बाकी जो दूसरे हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों का काम सेम है। तो दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। सवाल ही पैदा होता है कि अगर ये दोनों सेम है तो फिर ये दो अलग अलग बनाने की जरूरत क्या है। इनमें दो दो बुनियादी छोटे छोटे से फर्क हैं। पहली बात तो ये है कि मैं कंपाइलर को बोलता हूँ कि भाई ये जरा एक लड़का है, और इंटरप्रेटर है जिद्दी लड़की। तो जिद्दी लड़की की खुसूसियात क्या होती हैं कि वो हर छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती है और जब तक उसकी पहली नाराजगी खत्म ना की जाए, वो अपनी दूसरी नाराजगी मतलब अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर, मिसाल लेके बात समझ लेते हैं कि एक प्रोग्राम मैं लिखता हूँ जिसमें 10 लाइन्स हैं, 10 लाइन्स ऑफ कोड है, और अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, पहले मैं इंटरप्रेटर की मिसाल ले लेता हूँ। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लाइन नंबर 2 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। लाइन नंबर 3 पे एरर आ गया, तो मैंने लाइन नंबर 3 पे जब एरर आएगा तो मुझे शो करेगा। तो मैं उसको कहूंगा यार ठीक है, तुम लाइन नंबर 3 पे एरर आ गया ना, जरा 4 5 6 को भी चेक कर लो, सारे एरर्स मुझे एक साथ दे देना, मैं सबको रिजॉल्व कर दूंगा। लेकिन नहीं, वो इंटरप्रेटर बोलता है कि नहीं, पहले लाइन नंबर 3 के एरर को ठीक करो, जब तक ठीक नहीं करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो भाई आपने उसकी मिन्नतें करी लेकिन वो नहीं मानता। खैर, आपने लाइन नंबर 3 पे एरर रिजॉल्व किया, लाइन नंबर 4 आए, ओके, लाइन नंबर 5 पे फिर से एरर आ गया। अब आप दोबारा से उसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई पर सारा पूरा प्रोग्राम एक साथ जो है वो ट्रांसलेट कर लो, सारे एरर्स मुझे एक साथ दिखा देना। लेकिन नहीं, क्योंकि वो जिद्दी लड़की है, जब तक लाइन नंबर 5 का एरर आप रिमूव नहीं करेंगे वो लाइन नंबर 6 पे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर होता है लड़का, वो जिंदगी के सारे मसले जब जमा हो जाते हैं फिर वो अपने दोस्त को फोन करता है और पठान की होटल में बैठ के चाय पीते हुए बताता है, यार जानी आओ, अब मिलते हैं, जरा बात करते हैं, जिंदगी बिल्कुल फंस गई है, बहुत सारे मसले जमा हो गए हैं। अगेन वही, अगर 10 लाइन्स ऑफ कोड है तो लाइन नंबर 3 पे एरर है, लाइन नंबर 5 पे एरर है, लाइन नंबर 9 पे एरर है।
तो वो तीनों एरर्स को पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, ट्रांसलेट करेगा और आखिर में जाकर उन 3 लाइंस का रेफरेंस दे देगा कि भाई इन 3 लाइंस के अंदर एरर आ रहा है, बराए मेहरबानी इन एरर्स को रिमूव कर दीजिए। तो एक फर्क तो ये हो गया कि कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। दूसरा बुनियादी फर्क क्या है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को जनरेट करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब जब वो प्रोग्राम चलाना है तो आपको प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को चला सकते हैं, जबकि इंटरप्रेटर में कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, पूरा इंटरप्रेट करवाना पड़ेगा अपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से। सो दिस इज ऑल अबाउट असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंसान की जिंदगी से समझ लेते हैं। देखिए कि कुछ चीजों के बारे में मैंने बताया था, वो हमारी जिंदगी में सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को यानी कि आपकी हार्डवेयर को चलाने के काम आते हैं, जिसकी मिसाल है आपकी रूह, आपका आपका सांस लेना, आपका दिल का धड़कना। लेकिन कुछ चीजें हमारी अपनी पर्सनल क्वालिटीज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप में से कुछ स्टूडेंट अच्छे सिंगर्स होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट जो है ना वो अच्छे क्रिकेटर्स होंगे, कोई अच्छा बैट्समैन होगा, कोई अच्छा बॉलर होगा, कोई अच्छा विकेट कीपर होगा, कोई अच्छा फील्डर होगा, कुछ लोग अच्छा फुटबॉल खेलते होंगे, मतलब कुछ कुछ फुटबॉल के अंदर जो है वो फ्रंट पे खेलने वाले होंगे, कुछ बैक पे खेलने वाले होंगे, कोई गोलकीपर होगा। तो हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ खुसूसियात रखी हैं जो कि उसके अंदर यूनिक हैं। तो इसका मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई हर इंसान, सारे इंसान एक काम के लिए नहीं बनाए गए। ठीक है जी, तो हर इंसान मुख्तलिफ कामों के लिए बनाया गया है। उस मुख्तलिफ यूनिक काम को हम मैं अपनी जिंदगी में बोलता हूँ कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब कंप्यूटर की जबान में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होगी? यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक पर्टिकुलर मकसद के तहत बनाया जाए, उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जिसकी बहुत सारी मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए, डेटाबेस के लिए, स्प्रेडशीट के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अच्छा अब मिसाल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीएलसी मीडिया प्लेयर का काम ये है कि वो सिर्फ ऑडियो और वीडियो फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ कि उसमें वर्ड प्रोसेसिंग करवा लूँ तो वो नहीं हो सकती। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया गया है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, मैं उसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर ऑडियो और वीडियोस को एडिट नहीं कर सकता। हाँ, इफ आई वांट टू एडिट द इमेजेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडोब फोटोशॉप का, एडोब इलस्ट्रेटर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई वीडियो को एडिट कर लूँ तो मुझे उसके लिए एडोब प्रीमियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेम इज द केस विद सो मैनी सॉफ्टवेयर। तो हर सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर मकसद के तहत बनाया गया है, तो एक सॉफ्टवेयर सारे काम नहीं कर सकता। जिस मकसद के तहत वो बनाया गया है, सिर्फ ये वही काम करेगा। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आप इंस्टॉल कर लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको जब जब नीड होती है तो फिर आप उसको अलग से इंस्टॉल करते हैं। जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, उसमें पावर पॉइंट की मिसाल भी है, उसमें एक्सेल की मिसाल भी है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मिसाल भी है। और इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग ईमेल जो है ना वो सेंड और रिसीव करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आउटलुक कहा करते थे, अब तो बहर वो इस्तेमाल कम होता है। तो बहरहाल, तो अगर आप देखा जाए तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स थी वो किसकी थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत अच्छी मिसाल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ये मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा पैकेज है। इफ आई वांट टू हैव वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस करनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट इस्तेमाल कर लीजिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। डेटाबेस का कोई काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर बुनियादी तौर पर 4 किस्म के सॉफ्टवेयर की को डिस्कस किया जा रहा है। पहला है प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर, जो मैंने अभी सारी आपको मिसालें दी हैं डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और पावर पॉइंट है। ये सारे के सारे प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर हैं। टीचर्स भी यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है वो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाकर जो है वो आपके सामने पेश कर रहे होते हैं। सेम इज द केस के आपकी जो एग्जाम्स बनते हैं, आपके जो नोट्स बनते हैं, वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बन रहे होते हैं। आपकी जो मार्कशीट बनती है वो सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर। ये मैंने आपको बताया है आपके स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एतबार से, इवन के आपके जो ऑफिस में जो मेमोज बन रहे हैं, जो ईमेल जनरेट हो रही हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जो पूरे पूरे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, वो सारे के सारे इन्हीं टूल्स की मदद से लिखे जा रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट द बिजनेस सॉफ्टवेयर, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी बिजनेस पर्पस की नीड को पूरा करने के लिए बनाया जाए, उसे हम लोग बिजनेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि कोई भी बिजनेस किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा एफिशिएंटली, ये तमाम चीजें होती हैं, तमाम खसूसियात होती हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर।
पेज ट्री के नाम से एक अच्छा सॉफ्टवेयर आता है जो, और एक क्विक बुक, ये दो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, नाम से जाहिर है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको तफरीह प्रोवाइड करे, उसे हम लोग इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। और आजकल जो वीडियो गेम्स हैं बेसिकली वो इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, सॉरी टू से, हम इनसे बहुत दूर होते हैं, लेकिन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में वो तमाम सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपके इल्म में इजाफा करने में इस्तेमाल हों। इसकी आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी एप्स आ रही हैं एंड्रॉयड में और आईफोन के अंदर, जिसमें बच्चों को जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स है, बेसिक साइंस है, या बच्चों की जो जनरल नॉलेज है वो इंक्रीज करने के लिए एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेक्चर, और आज लेक्चर सीरीज का चैप्टर 1 का अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। और नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द लेक्चर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 2। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी, इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनी फीडबैक, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।